आज के लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस यानी अवयवों पर संक्रियाएं। इसके बारे में डिस्कस करना है कि डिफरेंट जो ऑपरेशंस करेंगे, जैसे एडिशन, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जितना भी ऑपरेशंस होगा उसको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है, और दूसरा चीज कैसे ये सारा ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करना है। ये सारा चीज हम लोग डिटेल में सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम लोग को सीखना है वो एडिशंस के बारे में सीखना है कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, यानी अवयवों का योग कैसे निकाला जाता है ना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में को समझने के लिए हमको एक उदाहरण लेना होगा, एग्जाम्पल लेना होगा, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एडिशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं दो मैट्रिसेस का, और एडिशन कैसे परफॉर्म करना, ये दोनों ही चीज समझना हमारे लिए जरूरी है ना। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक लड़का रोहित है जिसके पास दो फैक्ट्री है, यानी जिसका दो फैक्ट्री चलता है, और वो शू का प्रोडक्शन करता है, जूतों का उत्पादन करता है, और दोनों ही फैक्ट्री में तीन कैटेगरी का शूज बनता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, और दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए प्रोडक्शन होता है शूज का। अगर उस डिटेलिंग को लिया जाए जो हमारे पास है, दोनों फैक्ट्री का अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे हम लेते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसको ऐड करेंगे वो सारे डिटेल को तो क्या हमको बात समझ में आएगी, वो सारा चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर रोहित हैज two factories which produces shoes, okay, which produces shoes of category 1, 2 and 3 for both boys and girls, दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए तीन कैटेगरी का शूज मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है दो फैक्ट्री में, ठीक है ना। और दोनों का डिटेल हमारे पास है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री 1 का अगर प्रोडक्शन लिखा जाए, फैक्ट्री 1 प्रोडक्शन अगर लिखा जाए तो इसमें कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1, और यहाँ पे बॉयज ले लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स ले लेते हैं। और अगर कैटेगरी 1 का बात किया जाए, कैटेगरी 1 का, तो कैटेगरी 1 में बॉयज का जो शूज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी संख्या अगर मान लेते हैं 30 है। कैटेगरी 1 में गर्ल्स का जो शू का प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री 1 में, उसका संख्या मान ले लेते हैं 40। उसी तरीके से कैटेगरी 2 का बात करते हैं, दूसरे कैटेगरी का जो शू है बॉयज के लिए, उसका फैक्ट्री 1 में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 50 है। उसी तरीके से गर्ल्स में 60। कैटेगरी 3 का बात किया जाए, कैटेगरी 3 का यहां पे अज्यूम कर लेते हैं 70 और यहां पे अज्यूम कर लेते हैं 80। ये सिर्फ फैक्ट्री 1 का प्रोडक्शन डिटेल मैंने दिया है कि फैक्ट्री 1 में जो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए शू प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका डिटेलिंग ये दिया है मैंने तीनों कैटेगरी में। ये सिर्फ फैक्ट्री 1 का डिटेल है। मैंने आपको बताया था ये एक तरह का इंफॉर्मेशन गिवन है, जानकारी दिया हुआ है, और किसी भी जानकारी को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं, ये वाला जो डिटेल दिया हुआ है। और किसी भी इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रस्तुत करने का नाम ही होता है मैट्रिक्स। यानी कि आप जो ये इंफॉर्मेशन, जो जानकारी यहाँ पे दी हुई है, इसको अगर हम चाहें तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करना। ये तो इस तरह से तो
कोई भी आदमी बात कर सकता है कि देखो कैटेगरी 1 में बॉयज का प्रोडक्शन ऐसे है, गर्ल्स का प्रोडक्शन ऐसे है, फलाना है ना, इस तरह से बात कोई भी कर सकता है। लेकिन हम चूंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। और अगर हम मैट्रिक्स के टर्म में बात करेंगे तो दैट विल बी आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, जिसको हमको डील करना है, जिसके साथ ऑपरेशन सीखना है, सारा चीज मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखना है। तो इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में ढाला जाए तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसको 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें पहला एलिमेंट 30 रख लिया, 40 रख लिया, 50 और ये हो गया 60, 70 एंड 80। ये मेरा हो गया मैट्रिक्स ए। ये ए मैट्रिक्स हो गया, इसको ए मैट्रिक्स रखते हैं। ये मेरा हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, दूसरा फैक्टर 2 का इंफॉर्मेशन को हम यहां पे लिखते हैं। फैक्टर 2 का इंफॉर्मेशन, तो फैक्टर 2 का जो इंफॉर्मेशन है फैक्टर 2 का इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं उसी तरीके से कैटेगरी 1। सर ये जानकारी कहां से ला रहे हैं? फैक्ट्री का इंफॉर्मेशन, ये सब कितना प्रोड्यूस, ये सब रैंडम ले लिया है मैंने। कैटेगरी 1 फैक्ट्री 2 का अगर बात किया जाए तो इसमें बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। कैटेगरी 1 का बात किया जाए तो इसको मैंने ले लिया 40, 50। उसी तरीके से कैटेगरी 2 का बात किया जाए तो यहां पे ले लिया मैंने 40, 50, यहां पे मैंने ले लिया 60, 70। और कैटेगरी 3 का अगर बात किया जाए तो इसमें मैंने ले लिया है 80 एंड 90। ठीक है, ये वाला फैक्ट्री 2 का डिटेल है, ये वाला फैक्ट्री 1 का डिटेल है। ये वाला फैक्ट्री 1 का डिटेल हो गया बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। उसी तरह से ये वाला फैक्ट्री 2 का डिटेल है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब ये वाला जो इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्री 2 का मेरे पास है, हम चाहे तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, यानी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर दिया जाए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 40, 50, 60, 70 और ये हो जाएगा 80, ये वाला हो जाएगा 90, हो जाएगा ना? ये वाला अगर बात किया जाए, ये वाला इसको हम एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स बी। ये वाला भी हो गया मेरे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहां पर भी मैंने जो फैक्ट्री 1 का इंफॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स ए के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पे फैक्ट्री 2 का भी जो इंफॉर्मेशन है उसको भी मैट्रिक्स बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ इंफॉर्मेशन। हम रेक्टेंगुलर एरे जो बनाते हैं इंफॉर्मेशन का, एलिमेंट्स का, दैट इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो दोनों इंफॉर्मेशन का रेक्टेंगुलर फॉर्मेट दे दिया, मैट्रिक्स बना दिया। अब यहां पे देखिए तो मैट्रिक्स को हम लोग जानते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, इसको हम A11 के नाम से जानते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज A12। ये वाला एलिमेंट पहला रो, पहला कॉलम, इसीलिए इसका नाम है A11, हम लोग सीख चुके हैं पहले लेक्चर में। ये वाला A21, ये हो गया A22। उसी तरह से ये वाला हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A32। ओके, उसी तरह से यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ये सारा एलिमेंट है। अगर बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको, ये एलिमेंट को मैं लिखूंगा B11, ये हो जाएगा B12, B21, ये हो जाएगा B22, ये हो जाएगा B31, ये हो जाएगा B32। ये वाला भी 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, ये वाला भी 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। दोनों फैक्ट्री का डाटा उपस्थित है। अब यहाँ पे अगर जिसका फैक्ट्री है, रोहित का दोनों फैक्ट्री है और दोनों फैक्ट्री में 3 कैटेगरी का शू मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। अगर वो ये जानना चाहे कि प्रत्येक कैटेगरी में, ईच कैटेगरी में, प्रत्येक श्रेणी में कितना शूज प्रोड्यूस हो रहा दोनों फैक्ट्री को मिलाने के बाद,
इसका मतलब वो जानना चाहता है कि कैटेगरी 1 बॉयज फैक्ट्री 1 में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैटेगरी 1 बॉयज फैक्ट्री 2 में कितना प्रोड्यूस, दोनों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन वो जानना चाहता है। तो अगर वो ईच कैटेगरी का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है दोनों फैक्ट्री का, क्योंकि दोनों फैक्ट्री उसी का है, वो जानना चाह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वो दोनों फैक्ट्रीज का ईच कैटेगरी का अगर इंफॉर्मेशन कंबाइंडली वो अगर जानना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा हमको। सपोज यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, सपोज रोहित wants to know the combined production in each category, ठीक है, in each category. Suppose Rohit wants to know the combined production in each category from both the factory. दोनों फैक्ट्री उसी का है, तो अगर मान लीजिए कैटेगरी 1 बॉयज का डिमांड आया, उसको जानना है कि आखिर मेरे पास कितना प्रोडक्शन अवेलेबल है, कितना प्रोड्यूस्ड हुआ शूज अवेलेबल है कैटेगरी 1 बॉयज के लिए। तो वो दोनों फैक्ट्री तो उसी का है, तो वो जानना चाहेगा कि दोनों फैक्ट्री का कंबाइंड इंफॉर्मेशन कैटेगरी 1 बॉयज के लिए वो जानना चाहेगा। इसीलिए अगर हमको कंबाइंड प्रोडक्शन डिटेल जानना होगा, कंबाइंड इंफॉर्मेशन जानना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कैटेगरी 1 बॉयज फैक्ट्री 1 का कितना प्रोडक्शन है 30, कैटेगरी 1 बॉयज फैक्ट्री 2 का कितना प्रोडक्शन है 40। तो अब जो कंबाइंड अगर देखा जाए दोनों फैक्ट्री मिला करके कैटेगरी 1 बॉयज का कितना प्रोडक्शन हमको मिला है, वो 30 प्लस क्या हो जाएगा 40, दोनों जगह का जो प्रोडक्शन हुआ दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे बनाते हैं कैटेगरी 1 और ये हो जाएगा बॉयज के लिए, और इधर मैं लिख लेता हूं गर्ल्स के लिए। उसी तरीके से कैटेगरी 2, उसी तरीके से कैटेगरी 3। ओके, अगर देखा जाए कैटेगरी 1 बॉयज, टोटल कैटेगरी 1 बॉयज फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 दोनों मिला करके कैटेगरी 1 वाला बॉयज का जो शूज है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है दोनों फैक्ट्री मिला करके, तो हमको दोनों फैक्ट्री से आया हुआ डिटेल को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस ऑफ 40। उसी तरीके से अगर हम जानना चाहते हैं कैटेगरी 1 गर्ल्स के लिए जो शूज प्रोड्यूस हुआ है दोनों फैक्ट्री मिला के कितना शूज अवेलेबल, तो यहाँ पे कैटेगरी 1 बॉयज गर्ल्स का कितना शूज अवेलेबल, फैक्ट्री 1 में कितना प्रोड्यूस हुआ 40, फैक्ट्री 2 में कितना प्रोड्यूस हुआ कैटेगरी 1 गर्ल्स के लिए 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 50। उसी तरीके से हम सारा डिटेल लिख लेंगे, 50 प्लस ऑफ 60, ये हो जाएगा 60 प्लस ऑफ 70। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लस ऑफ 80, और ये जो लास्ट आ जाएगा 80 प्लस क्या हो जाएगा 90। हो गया ना। ये जो डिटेल आया है ना, ये जो इंफॉर्मेशन आया है वो कंबाइंड इंफॉर्मेशन आया है। दोनों फैक्ट्री का जो इंफॉर्मेशन है वो कंबाइंड कर दिए हैं। हर कैटेगरी का इंफॉर्मेशन दोनों फैक्ट्री का मिला करके वो कितना हो रहा है वो इस इंफॉर्मेशन के द्वारा उसको रोहित को पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 से प्रोड्यूस हुआ शूज दोनों को मिला करके बात कर रहे हैं। फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 का डिटेल को मिला करके बात कर रहे हैं हम लोग, कंबाइंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। इसीलिए दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो डाटा आया है उसको भी मैट्रिक्स रूप दे सकते हैं, इसको भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट दे सकते हैं, यानी ये जो नया कंबाइंड इंफॉर्मेशन आया है दोनों फैक्ट्री का कंबाइंड प्रोडक्शन का जो डिटेल आया है इसको भी हम मैट्रिक्स का रूप दे सकते हैं। आइए इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर लिखते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर लिखा जाए,
ये आ जाएगा आपको 30 प्लस ऑफ 40, इधर आ जाएगा 40 प्लस ऑफ 50, ये हो जाएगा 50 प्लस ऑफ 60, यहाँ आ जाएगा 60 प्लस ऑफ 70, यहाँ आ जाएगा 70 प्लस ऑफ 80 और यहाँ आ जाएगा 80 प्लस ऑफ 90। इसको हम मैट्रिक्स सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोडक्शन है बॉयज का, गर्ल्स का, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब देखिए तो जरा सा, आपके पास, मेरे पास 3 मैट्रिक्स अभी तक बन चुका है। एक मैट्रिक्स ए जो है वो फैक्ट्री 1 का प्रोडक्शन डिटेल को बताता है ना, उसका इंफॉर्मेशन रखे हुए है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी में फैक्ट्री जो सेकंड वाला है, फैक्ट्री 2 जो है उसका प्रोडक्शन डिटेल रखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। और जो मैट्रिक्स सी बनाए हैं उसमें कंबाइंड प्रोडक्शन का डिटेल हम यहाँ पे रखे है ना। अगर इस पे जरा गौर कीजिएगा इसका एलिमेंट्स पे, तो ये वाला आपको ऐसा नहीं लगता है कि 30 प्लस 40 यानी कि A11 30 मेरा है A11, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 प्लस ऑफ B11 है ये वाला 30 प्लस ऑफ 40। उसी तरह से 40 प्लस ऑफ 50 जो है वो A12 प्लस ऑफ B12 है। उसी तरह से 50 प्लस 60 आपको ऐसा नहीं लगता कि A21 प्लस ऑफ B21 है। और 60 प्लस 70 जो है वो आपका ये जो हो जाएगा ये आपको A22 प्लस ऑफ B22 है। उसी तरह से 70 प्लस 80 आपको ऐसा नहीं लगता है कि A31 प्लस ऑफ B31 है। और ये वाला 80 प्लस 90 A32 प्लस ऑफ क्या है, B32 है। इसका मतलब है कि एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जो कंबाइंड प्रोडक्शन निकाले हैं वो कंबाइंड प्रोडक्शन हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद निकाले हैं, है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से तात्पर्य ये है कि आप अगर कैटेगरी 1 बॉयज का प्रोडक्शन फैक्ट्री 1 में देखना चाहते हैं, कैटेगरी 1 बॉयज का प्रोडक्शन फैक्ट्री 2 में देखना चाहते हैं और दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन देखना चाहते हैं, तो आपको फैक्ट्री 1 का कैटेगरी 1 बॉयज का और फैक्ट्री 2 कैटेगरी 1 बॉयज का दोनों का एलिमेंट ही को जोड़ना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कैटेगरी 1 बॉयज वाला प्रोडक्शन फैक्ट्री 1 का और कैटेगरी 1 गर्ल्स वाला प्रोडक्शन फैक्ट्री 2 का ऐड कर दीजिएगा तो आपको कुछ नेट सही कंक्लूजन मिलेगा। उससे उसको ईच कैटेगरी का डिटेल सही पता नहीं चल पाएगा। ईच कैटेगरी का यानी कंबाइंड प्रोडक्शन का सही डिटेल तभी पता चलेगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग ही एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट को, सेम टाइप के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और सेम टाइप का प्रोडक्शन का कंबाइंड प्रोडक्शन अगर जानना चाहते हैं तो हमको सेम टाइप के एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। इसीलिए हम लोग जो कंबाइंड प्रोडक्शन निकाले हैं उसमें हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को जोड़ा है ना। उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी वही परिणाम नजर आ रहा है। मैट्रिक्स में भी जो हम सी मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, जो ए और बी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कह रहे हैं, कंबाइंड प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, उसका भी प्रत्येक एलिमेंट जो ईच एलिमेंट हमको मिल रहा है वो दोनों मैट्रिसेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद मिल रहा है ना। इसीलिए कभी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों मैट्रिक्स का कंबाइंड इंफॉर्मेशन हमको जानना होता है। जैसा कि यहाँ पे हम दोनों मैट्रिक्स जो शू के प्रोडक्शन को बता रहा था तो हम लोग दोनों को ऐड किए तो हमको जो इंफॉर्मेशन मिला वो कंबाइंड प्रोडक्शन का मिला, है कि नहीं, वो सी मैट्रिक्स से मिला। इसीलिए जब कभी भी दो मैट्रिक्स जो किसी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कंबाइंड इंफॉर्मेशन का जानकारी मिलेगा। इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि एडिशन कभी भी परफॉर्म कर रहे हैं मैट्रिसेस का तो यानी कि जो मैट्रिसेस होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और जब कभी भी हमको कंबाइंड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, यानी अवयवों का योग निकालेंगे। अब एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है? एडिशन अगर दो मैट्रिसेस दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने के बाद प्राप्त किया जाता है। इसलिए जब कभी भी दो मैट्रिसेस गिवन है और उसको ऐड करना है आपको कंबाइंड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसीलिए जोड़ते हैं
क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव जो होता है वो सेम टाइप का इंफॉर्मेशन रखता है, वो दोनों सेम टाइप ही को तो सेम टाइप के साथ जोड़े है कि इसीलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं एडिशन परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे हमने कंबाइंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके दिखाया। दिस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब अगर देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने के लिए एक बात और ध्यान में आपको रखना होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको तभी मिलेगा जब दोनों मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, यानी अवयव की कुल संख्या दोनों में क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों में। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बात करें अगर और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दोनों में एलिमेंट सेम है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होगा तभी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का बात कर सकते हैं, तभी एक जैसा इंफॉर्मेशन हम ढूंढ सकते हैं उसको, है ना। इसीलिए मैट्रिक्स एडिशन तभी परफॉर्म होगा दो मैट्रिक्स पे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स में एक जैसा होगा। अगर ऑर्डर एक जैसा नहीं हुआ, यानी दोनों मैट्रिक्स के पास एलिमेंट्स का संख्या एक जैसा नहीं हुआ, तो हम ना ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन के बारे में नहीं सोचा जा सकता है कि नहीं। इसीलिए जब कभी भी आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या एक जैसी है, यानी ऑर्डर एक जैसा, यानी कोटियों की संख्या कोटियां क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। यहां पे अगर बात किया जाए, यहां पे कुछ बात लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे नोट में पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये वाला मैंने लिखा था A31 प्लस ऑफ B31। यहां पे पहला बात ये लिखेंगे कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस is possible only when their order are same। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा, एलिमेंट्स का संख्या दोनों मैट्रिक्स में सेम नहीं रहेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट मैट्रिक्स बी में नहीं मिलेगा, तो उस केस में एडिशन डिफाइंड नहीं होगा। योग जो अवयवों का योग होगा वो परिभाषित नहीं हो सकता है। यहां पे लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे इफ द ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर नॉट सेम देन द एडिशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब एडिशन को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट देते हैं, एडिशन को डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए लेट अगर ए मैट्रिक्स मैं कंसीडर कर लेता हूं Aij m क्रॉस n एंड बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं Bij, ये भी m क्रॉस n है, क्योंकि सेम ऑर्डर रहेगा तभी हम एडिशन के बारे में आगे बात करेंगे। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो एडिशन के बारे में बात नहीं किया जा सकता है, कंबाइंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे a इतना है, b और इतना दिया हुआ है, देन द एडिशन ऑफ a एंड b इज गिवन बाय C जो मैट्रिक्स है वो Cij m क्रॉस n, वेयर Cij जो होगा वो हो जाएगा Aij प्लस ऑफ Bi। यहां पे वही बात को मैंने लिखा दिया है यहां पे कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, तो सेम ऑर्डर का, तब जो मैट्रिक्स जो एडिशन होगा a प्लस बी का, तो जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है
उसका भी ऑर्डर ए और बी से मिलता जुलता मिलेगा, है ना, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक है कि सारे में एलिमेंट का संख्या क्या मिलने वाला, एक सेम मिलने वाला। तो जो सी मैट्रिक्स आने वाला है उसका एलिमेंट का अगर बात किया जाए, क्योंकि सी आई जे का मतलब जनरल एलिमेंट ऑफ सी, ए आई जे का मतलब जनरल एलिमेंट ऑफ ए, बी आई जे का मतलब जनरल एलिमेंट ऑफ बी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर इस सारे टर्म में अगर कंफ्यूजन होगा तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे आईटी वगैरह का तो काफी दिक्कत हो जाए, इसलिए सारे टर्म को जितना पहले हो सके क्लियर कर लेंगे सारे, है ना। तो ये अगर बात किया जाए, कोई भी आपको अगर जनरल एलिमेंट निकालना है मैट्रिक्स सी का, तो जिस रो और जिस कॉलम से संबंधित एलिमेंट आपको मैट्रिक्स सी का निकालना है, वही रो और कॉलम वाला एलिमेंट आपको ए का और वही रो और कॉलम वाला एलिमेंट बी का ऐड करना होगा, तभी जाकर के आपको सी का एलिमेंट मिलेगा उस पार्टिकुलर रो और उस पार्टिकुलर कॉलम। कहने का मतलब है कि सी का कोई भी एलिमेंट आपको वही रो और वही कॉलम वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए और बी का ऐड करना होगा, सिंपल बात। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के माध्यम से सीखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, j इज इक्वल टू भी 1, तो हमको निकलेगा सी मैट्रिक्स का C11 एलिमेंट, पहला रो और पहला कॉलम वाला, तो यहाँ पर A11 लिखना होगा और यहाँ पर भी B11, क्योंकि सी मैट्रिक्स का जो पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो कैसे मिलेगा, ए मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, बी मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तभी जाकर के सी मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम। उसी तरीके चूंकि ये जनरल एलिमेंट लिखे हुए, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां से C11 निकलेगा, जितना भी एलिमेंट सी मैट्रिक्स का होगा वो इसी तरीके से आई जे यानी रो और कॉलम का पोजीशन चेंज करके आप आसानी से सी मैट्रिक्स डेवलप करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो लेट अस कंसीडर टू मैट्रिसेस ए कंसीडर कर लिया मान लीजिए सपोज 1 2 3 4, एंड बी कंसीडर अगर कर लेते हैं मान लीजिए 5 6 7 8, और अगर हम सी निकालना चाहते हैं, ए प्लस बी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये सी हो रहा, इसका मतलब है क्या करना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होगा, 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8। आपको ये समझ में आ गया कि क्यों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एडिशन से क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, और आसानी से आप रिजल्ट लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 6 8 10 और ये क्या हो जाएगा 12, ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैट्रिक्स के टर्म में डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये मैट्रिक्स से क्या समझना है हमको, मैट्रिक्स के सम से क्या समझना है हमको, है ना। आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में जरूर बात कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये मैथमेटिकल लैंग्वेज आखिर किस चीज को, किस डिटेल को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप आराम से मैट्रिसेस का को यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आएगा क्लियरली कि ये किस चीज को दर्शा रहा है ना। आगे आइए, एक चीज और कंसेप्ट हमको सीखना है, ये एडिशन ऑफ more than two matrices, addition of more than two matrices। यहाँ पे let us consider 3 matrices कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ए कंसिडर कर लिया 1 5 6 7, बी कंसिडर कर लिया 1 2 3 4, एंड सी कंसिडर कर लिया 1 7 1 8। सपोज ये वाला 3 मैट्रिसेस हमको दिया हुआ है, 3 जानकारी दिया हुआ है ना, 3 टाइप का जानकारी दिया हुआ है हमको। अगर हमको तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है सपोज, तो यहाँ पे तो सर आप बताए हैं 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, हम बड़े आसानी से ऐड कर सकते। लेकिन अगर 3 मैट्रिक्स आ गया तो तब देखिए आपको एक्चुअल में हमको क्या निकालना है, a + b + c। इसका मतलब हमको निकालना है 1 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 7 1 8। आप क्या करोगे,
आप पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, क्योंकि मेरे पास दो मैट्रिक्स को ऐड करने का फंडा पता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, ऑर्डर दोनों का सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिएगा तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1, इसको दोनों का ऐड किया जाएगा, ये दोनों का ऐड किया जाएगा। पहले यहाँ पे जो तीन मैट्रिसेस दिया हुआ है तीनों का एडिशन निकालना है। हमको जो सीखे हैं हम अभी के आज के क्लास में वो ये सीखे हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, तीन मैट्रिक्स का डायरेक्टली नहीं सीखे हैं। आप क्या कीजिएगा, दो मैट्रिक्स को पहले एडिशन कीजिएगा। कैसे करिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद। तो आप सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें, सपोज ये दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 1 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 + 1, उसी तरह से 5 + 2, उसी तरह से 6 + 3, 7 + 4 प्लस ये वाला मैट्रिक्स सी रह जाएगा 1 7 1 8। उसके बाद ये जो दो मैट्रिक्स तैयार हुआ इसको फिर से हम ऐड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के फंडा से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना, तो जो फाइनल एडिशन होगा वो हो जाएगा 1 + 1 इसका एलिमेंट, ये 1 इसका एलिमेंट ऐड कर दिया, उसी तरह से 5 + 2 इसका एलिमेंट, 7 इसका एलिमेंट ऐड कर दिया, उसी तरह से 6 + 3 +1 और उसी तरह से इसका हो जाएगा 7 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 + 1 जो ऐड किए हैं ये दोनों मैट्रिक्स को पहले और उसके बाद जो आया है उसको इससे ऐड किए हैं, तो ये इसमें जो एलिमेंट्स आ रहा है वो अगर तीनों मैट्रिक्स को डायरेक्ट ऐड करते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पकड़ के तब भी वही रिजल्ट आता है ना। इसका मतलब है हो तो वही ना रहा है, पहले ये दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहा, फिर जो आ रहा उसका इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहा। तो हम ऐसे दो स्टेप में ना करके कंपटीशन एग्जाम के लिए हम ये प्रेफर करना ज्यादा पसंद करेंगे, कभी भी दो से ज्यादा मैट्रिसेस अगर दिया हुआ है तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर देंगे, एक साथ ऐड करने के बाद भी क्या आएगा वही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर 11th 12th का एग्जाम लिख रहे हैं तो ऐसा शॉर्टकट नहीं मारने का प्रयास कीजिएगा और वहां पे आपको दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करके दिखाना, फिर वो मैट्रिक्स को तीसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करके दिखाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा, है कि नहीं। तो ये सारा चीज आज की क्लास में डिस्कस किया। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं फॉर एडिशन ऑफ more than two matrices we can directly add the corresponding elements, we can directly add the corresponding elements, है कि नहीं। आप देखो ना, आप ये 1 + 1 क्या था, ये A11 ये था आपका B11 और ये है मेरा C11। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आ गया तीनों मिला करके A11 + B11 + C11 आ गया है ना। उसी तरह से इसको देखोगे तो ये आ जाएगा A12 + B12 + C12। उसी तरह से ये वाला आ जाएगा A21 + B21 + C21। उसी तरह से ये आ जाएगा A22 + B22 + C22। ऑब्वियस सी बात है, आपको दो स्टेप में ना करके आप डायरेक्टली सारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ एडिशन में वो सारे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही तो फाइनली एडिशन फॉर्मेट में आ रहा है, इसीलिए आप चाहे तो डायरेक्टली ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि अगर आपको कभी भी दो मैट्रिसेस दिया हुआ होगा उसका जो एडिशन करेंगे तो उसका एडिशन करने के दौरान पहले हमको ये देखना होगा कि वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ देंगे तो आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मिलेगा। मैट्रिसेस चूंकि हम पहले डिस्कस किए हैं इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, तो अगर ए और बी दो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा किसी भी चीज का तो आप एडिशन करोगे तो आपको कंबाइंड इंफॉर्मेशन उस पार्टिकुलर चीज का मिलेगा और वो कंबाइंड इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी एक तरह के एलिमेंट को जोड़ने के बाद मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग अगर दो से ज्यादा मैट्रिसेस अवेलेबल है
आप तब भी डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबका जोड़ने के बाद जोड़ सकते हैं और सारे मैट्रिसेस को इसी तरह से जोड़ परफॉर्म किया जा सकता है। आज के लेक्चर में ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आगे प्रॉपर्टीज भी सीखना है, गुणधर्म सीखना है हमको। आगे लेक्चर में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि स्टे सेफ, स्टे होम। अगर ये बात सीधे तरीके से नहीं समझ में आए तो एक शेर से समझिए कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ठीक है, आज के लेक्चर में तैयार कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस।